Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am here with a poem from class 9 and the poem is On Killing a Tree. आज हम लोग क्लास 9 से एक पोएम पढ़ने वाले हैं और उस पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री और इस पोएम को लिखा है जीव पटेल ने. ये एक सेंसिटिव पोएम है और इस पोएम में उन्होंने पेड़ों का जो जीवन सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसको दर्शाया है और उनको कहना है कि कोई साधारण तौर पर किसी पेड़ को काट दे, इससे उस पेड़ को मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके जीवन में जो शक्ति आई है, उसके जीने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे विकसित हुआ है और विकसित होने के लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, तत्व है, उसको धीरे धीरे वो लेता, चाहे हवा हो, पानी हो, ठीक है, सनलाइट हो या फिर मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स हो, उसको धीरे धीरे वो लेके इतना सामर्थ्यवान अपने आप को कर लेता है कि उसको कोई काट भी दे तो वो मरता नहीं. मारने के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं. तो इस पोएम में हम लोग लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन में जाएंगे. इससे पहले इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और पोएम पढ़ने के बाद लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन के बाद उसमें जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में जानेंगे. तो आते हैं हम लोग पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स में. पहले देखिए, पहला वर्ड है जैब. जैब मीन्स सडन रफ ब्लो. जब पेड़ में हम लोग कुल्हाड़ी से मारते हैं ना ज़ोर से, ठीक है, या कुल्हाड़ी या नाइफ या जो भी जो काटने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जब ज़ोर से जो ब्लो मारते हैं उसको कहते हैं जैब, ठीक है. फिर कहता है लेप्रोस हाइड. लेप्रोस हाइड मतलब होता है, हाइड मीन्स स्किन, और लेप्रोस मैंने जिसको लेप्रोसी डिजीज़ होता है, मतलब जैसे कुष्ठ रोग होता है ना जो चमड़ा, उसकी चर्चा है. तो यहाँ मेटाफर है ये पेड़ों का स्किन के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि पेड़ों का जो ये बार्क होता है, उसके जो खाल होते हैं, देखियो डिफरेंट कलर्स का होता है, कहीं ब्राउन कहीं ब्लैक, ठीक है, पैची होता है. बात समझ में आ रही है? जो बड़े पेड़ होते हैं उसके, तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लेप्रोस हाइड, यानी ये पेड़ों का खाल से मतलब है इस पोएम में. फिर है हैक. हैक भी मतलब होता है कि जो जब रफली, मतलब काफ़ी रफ हम लोग जब कुल्हाड़ी मारते हैं या किसी चीज़ से किसी चीज़ को काटते हैं जोरों से, तो उसको कहते हैं, ठीक है, हैक. जैसे कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज. हैवी ब्लोज ज़ोर ज़ोर से जब हम लोग कुल्हाड़ी चलाते हैं या कोई दूसरे काटने के जो हथियार होते हैं उससे हम लोग जब काटते हैं उसको. फिर कहते हैं एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग अर्थ मतलब होता है, एंकरिंग अर्थ मतलब पृथ्वी को कस के पकड़ रहना, यानी पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को कस के पकड़ा हुआ रहता है. यहाँ इसका इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ उसका, कि द ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ, कि उसके जड़ों के द्वारा वो पृथ्वी से कस का जकड़ा हुआ रहता है. उसको एंकरिंग अर्थ कहते हैं, ठीक है. एंकरिंग मैंने पकड़ा हुआ होना, जकड़ा हुआ होना, और अर्थ में पृथ्वी. नेक्स्ट स्नैप्ड आउट. किसी को काट के अलग कर देना, उसको कहते हैं स्नैप्ड आउट, ठीक है. उसका मीनिंग होता है चॉप्ड आउट इंग्लिश में. नेक्स्ट है स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग. द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड. किसी पेड़ को उखाड़ने के बाद उसको धूप में या हवा में सुखाना क्या कहलाता है? स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, ठीक है. तो ये इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए. अब हम लोग आते हैं पोएम में. मैं जब पोएम पढ़ाऊँ तो पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि आप बुक सामने रखो, क्योंकि लाइन वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं. उसमें फिर कहीं अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप उसमें मार्क कर सकते हो, लिख भी. एक नोटबुक भी साथ में रखना और पेन. चलिए आते हैं हम लोग पोएम में. फर्स्ट स्टेंजा में आते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leproside, sprouting leaves. ठीक है. कहता है it takes much time to kill a tree. एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है. क्यों लगता है ऐसा? कि not a simple jab of the knife will do it. सिंपली हम नाइफ से उसको मारें, ठीक है, ब्लो, और वो कट जाए, मर जाए, ऐसा नहीं है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली. इट हैज़ ग्रोन स्लोली, ये धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है. कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूमिंग द अर्थ कहने का मतलब होता है पृथ्वी से न्यूट्रिएंट्स लेकर,
पृथ्वी को खा करने का, जो मैंने खाना यहाँ पे है तो पृथ्वी को खा करने के, बल्कि उसमें जो पोषक तत्व है उसको वो ग्रहण करते हुए राइजिंग आउट ऑफ इट, और उसी से निकला है वो, ठीक है, बढ़ा है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए हैं, उसके टॉप लेयर से, जिसको क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी का, ठीक है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और वर्षों से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, जो एनर्जी होता है सनलाइट, क्योंकि प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, इंग्रेडिएंट है। तो ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं ना भोजन बनाने में, कौन, पेड़ पौधे, ठीक है। सनलाइट, एयर एंड वाटर की तो ज़रूरत है ही है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड, ठीक है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड, और उसका जो बार्क होता है जिसको लेप्रोसाइड कहा गया है यहाँ पे, अभी मैंने बताया था, लेप्रोस मतलब लेप्रोसी डिजीज से ग्रस्त, ठीक है, कुष्ठ बीमारी से ग्रस्त, और हाइड मतलब चमड़ा। तो उसके स्किन ऐसा होता है कि उबड़ खाबड़, रफ, कहीं ब्लैक, कहीं पैची, कहीं वाइट, कहीं ब्राउन, ऐसा नहीं, देखिए वो पेड़ों का खाल को देख लो तो पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए उस तरह से यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ। हम सीधे सीधे पेड़ों के खाल की जगह पे, बार्क ऑफ अ ट्री हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय लेप्रोस हाइड, ठीक है। और कहता है उसी से, उस लेप्रोसाइड से, मतलब उसी ट्रंक से, ठीक है, पेड़ों का जो ट्रंक धड़ होता है उसमें जो स्किन होता है उसी से क्या निकलता है, स्प्राउटिंग लीव्स, कमिंग आउट लीव्स, उसी से पत्ते निकलते हैं फिर। सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप, इसलिए उस पर जैसे ब्लो मारना, जोर से नाइफ या फिर एक्स मारना, कुल्हाड़ी मारना, और फिर उसको टुकड़े करना। सो हैक एंड चॉप, बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इतना से हैक और चॉप करने से ही ये मरता नहीं है, ठीक है, ये नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और कितना भी इसको दर्द हो जाए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क, देखिए यहाँ भी मेटाफर है, ब्लीडिंग का प्रयोग किया गया, उससे जो शैप निकलता है, जैसे पेड़ों को काटोगे तो उससे जो एक तरह का रस निकलता है, शैप, ठीक है, उसको यहाँ ब्लड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजन को क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। तो कहता है द ब्लीडिंग बार्क, और इसी में देख लीजिए मैं फिगर ऑफ स्पीच में साथ साथ बताता जा रहा हूँ, पोइटिक डिवाइसेस भी, कि एलिट्रेशन है, ब्लीडिंग बार्क, ठीक है। तो ब्लीडिंग ने तो मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर वो ऐसा नहीं हो कि फिर आप वो समझें और ये इस लाइन को ना समझ पाएँ, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, पहले कंप्लीट हो जाता है फिर मैं बताता हूँ। कहता है कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, उसका जो खून बहता हुआ उसका जो खाल है, यानी उससे जो पेड़ों को काटते हैं उससे जो शैप निकलता है, कहता है वो विल हील, हील मतलब होता है रिकवर, उसको ठीक हो जाएगा फिर से, ठीक है। जैसे पेड़ों को कहीं काटते हैं, देखिए रस निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर भर जाता है, वो घाव भरने जैसे बात है, वही कहता है कि ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और पृथ्वी के नज़दीक से, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड क्या होता है कि वहाँ अगर काट के ऊपर आप काट भी देते हो तो जहाँ वो नीचे ज़मीन के जो करीब है वहाँ से फिर नए ट्विक्स निकल आते हैं, वही कहता है विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स, ठीक है, घुंघरेले छोटे, ठीक है, ट्विक्स निकल आएंगे, उसके तने निकल आएंगे। बात समझ में आ रही है? ट्विक्स में छोटे छोटे उसके ब्रांचेस, जिसको कह सकते हैं बड़ा जो कोमल होता है, नाजुक होता है, तने उसको आप समझ लीजिए, ठीक है, निकल आएंगे। मिनिएचर बाउस, और उससे जो कोमल कोमल जो डालियाँ, माने छोटे अब जो नाजुक डालियाँ होती है जो अभी तुरंत निकलता है, तो कहता है वो निकल आएंगे। विच इफ़ अनचेक्ड, और जिसको अगर रोका नहीं गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो फिर से वो अपना पूरा पहले जैसा था पेड़ वैसा वो अपना साइज़ ग्रहण कर लेगा। मतलब उसको एक बार काट दो, ठीक है, हैक कर दो, चॉप कर दो, उसको अलग कर दो, इससे वो मरता नहीं है। फिर पोइट कहते हैं आगे, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अगर उसको मारना है, ठीक है, अगर पेड़ों को पूरी तरह से नष्ट करना, मारना है तो उसको जड़ से उखाड़ना होगा। कहता है द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, पृथ्वी से जो जकड़ा रहता है वो, ठीक है, कहता वहाँ से उसको उखाड़ना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जो जड़ें उसकी
नीचे तक गई हुई हैं उन जड़ों को उखाड़ना पड़ेगा। एंड इट इज़ टू बी रॉप्ड एंड टाइड, और उसको रस्सी से बांध कर खींच के निकालना होगा, केवल काट के हम निकाल नहीं सकते। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और बिल्कुल उसको अलग कर देना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, पूरी तरह से, ठीक है, पुल्ड आउट इंटायरली, या फिर पूरी तरह से उसको निकाल दो आउट फ्रॉम द अर्थ की, पृथ्वी की उस गुफा से, मतलब जहाँ तक उसके जड़ गए हुए होते हैं। ठीक है, मान लो ये पेड़ है, ठीक, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है, अब ये पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के जड़ें बहुत अंदर तक गई हुई होती, ये मिट्टी है, तो ये जो जड़ें जहाँ तक गई हुई है, ये गुफानुमा, मतलब ये जो अगर इसको निकाल दें तो ये जो बचेगा इसको केव कहा गया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकालने की बात की गई है। वही कहता है कि आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। ठीक है, और कहता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो फिर बाहर निकल आएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, तो सोर्स मतलब उसका जो जड़ होता है, अंतिम जड़ जो सबसे नाजुक होता है, वो किस कलर का होता है? वाइट और भीगा भीगा रहता है, क्योंकि उसी से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं ना। तो उसका जो सबसे अंतिम वाला जड़, ठीक है, अंतिम वाला भाग जो उसका होता है, उसकी चर्चा है यहाँ पे। वो वाइट और वेट होता है, भीगा हुआ होता है, नम होता है, ठीक है, गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रहता है, और वो पौधे के लिए वाटर मिनरल्स पहुंचाता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, तब फिर उसको क्या करेंगे? धूप में और हवा में उसको सुखाएंगे। इन द सन एंड एयर, ठीक है, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, ठीक है, एंड ब्राउनिंग, और फिर उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। फिर हार्डनिंग, वो हार्ड हो जाएगा, लकड़ी हो जाता है ना पेड़ पौधे। एंड ट्विस्टिंग विदरिंग, फिर वो जैसे जैसे सूखेगा उसके शेप धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगे, तो वो ट्विस्टेड हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, फिर उसमें विदरिंग, फिर वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होगा। एंड देन इट इज़ डन, और तब वो कहीं ख़त्म होता है। कि पेड़ों का जो जीवन होता है, उसकी जीवन शक्ति इतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके बारे में पोएट बता रहे हैं। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस उसमें जो इस्तेमाल हुआ है। एक है एंजेबमेंट। मैं पहले कई बार बताया हूँ कि अगर कोई सेंटेंस, ठीक है, एक लाइन से दूसरे लाइन तक बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स का आगे बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंजेबमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप, पहला फर्स्ट स्टेंजा में सेकेंड लाइन, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, विल डू इट, ये तीसरा लाइन तक गया है बिना कोई पंक्चुएशन मार्क का, तो इसको क्या कहेंगे हम? एंजेबमेंट कहेंगे। आगे और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट उसी स्टेंजा का, फर्स्ट स्टेंजा का है, देखिए लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड स्प्राउटिंग लिप्स। ठीक है, दूसरे लाइन तक गया है, ये सेंटेंस दूसरे लाइन तक गया है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का। तो इस तरह के जो एक लाइन, एक सेंटेंस दो या दो से अधिक लाइन में वो जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स को, उसको कहते हैं एंजेबमेंट। ठीक है, और एक फिगर ऑफ स्पीच और भी इस्तेमाल हुआ जो जिसको रेपिटेशन कहते हैं, रेपिटेशन। ठीक है, TITION, रेपिटेशन याद रखिएगा। तो एक एंजेबमेंट हो गया, दूसरा एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन देखिए आप सेकेंड स्टेंजा में, ब्लीडिंग बार्क। एलिट्रेशन किसको कहते हैं? कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ लाइन और सेंटेंस। ठीक है, किसी सेंटेंस में, किसी लाइन में अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला हो, तो वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन। जैसे यहाँ देख लीजिए, ब्लीडिंग बी से स्टार्ट है, बी साउंड से, और बार्क बी साउंड से स्टार्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ लेटर में नहीं कह रहा हूँ, साउंड कह रहा हूँ। साउंड और लेटर में फ़र्क पता है ना, कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं? 26, लेकिन उसके साउंड 44 है। ठीक है, तो वो जब कभी फोनेटिक्स का क्लास होगा तो उसमें मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन वो भी बताऊंगा, ये निश्चित है कि इंग्लिश का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने कहा शुरू में ही कहा है, मेरे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग।
ठीक है। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार देख रहे हो, तो पहले सब्सक्राइब कर लो, आपको हर तरह का वीडियो मिलेगा। और अब तक जो मैंने अपलोड कर रखा है आप उसका भी लाभ उठा पाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। चलिए, उसके बाद एलिट्रेशन समझ में आ गया। और भी एलिट्रेशन इसमें है, जैसे आप देख लो वाइट वेट, ठीक है, थर्ड स्टेंजा में है, ठीक है। वाइट W साउंड से स्टार्ट है, वेट BW साउंड से स्टार्ट है, ठीक है। इस तरह का और भी आप देख लेंगे अगर होगा तो। अब समझ गए कि एलिट्रेशन किसको कहता है। फिर है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है कि जब वावेल साउंड दो या दो से अधिक वर्ड में सेम वावेल साउंड रिपीट होता है या प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। वो उसका पोजीशन कोई ज़रूरी नहीं हो कि वर्ड के पहले हो, मिडिल में भी हो सकता है, बिगिनिंग में भी, एंड में भी हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, लास्ट स्टेंजा में है ब्राउनिंग और हार्डेनिंग, दोनों में देख लीजिए आई प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद वाले में भी ट्विस्टिंग विदरिंग में भी आई प्रोमिनेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। फिर है मेटाफर। मेटाफर का मैंने बता दिया, एक तो लेप्रोस हाइट जो वहाँ था, और एक ब्लीडिंग का जो उसके सेप के लिए ब्लड का, ठीक है, इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। शेप का निकलना, सिक्रेशन ऑफ शेप हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ब्लीडिंग, तो वो मेटाफर है। फिर है ये पोएम फ्री वर्स है। फ्री वर्स मतलब सब टोटल पोएम फ्री वर्स है, क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं, कोई लेंथ, कोई मीटर अप्लाई नहीं किया गया, इसलिए इस तरह के पोएम को फ्री वर्स कहते हैं। फिर है रेपिटेशन। अब इसमें देखिए पुल्ड आउट का कई बार रेपिटेशन होता है, तो किसी सेंटेंस, कोई फ्रेज़, ठीक है, का बार बार अगर रिपीटेशन, बार बार दो या दो से अधिक बार उसको यूज़ किया गया है किसी चीज़ को एम्फेसिस करने के लिए, किसी चीज़ पर बल डालने के लिए, तो उसको हम कहते हैं रेपिटेशन, ठीक है। जैसे पुल्ड आउट का इस्तेमाल हुआ है इसमें बार बार। तो ये हम लोगों ने लाइन वाइज उसका या लाइन बाय लाइन समरी एक्सप्लेनेशन देखा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखे, उसमें जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है वो देखा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रहा है, उसमें फिर ये आएगा, ठीक है, वो हम लोग उस समय करेंगे। तो आज वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करते करते मैं कहता हूँ कि अगर नए आप हो व्यूअर, नए स्टूडेंट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले कोई जो लेसन्स, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ठीक है, और ग्रामर का तो सारे टॉपिक्स पे लगभग मैंने अपलोड कर दिया जितने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आप देख पाएंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश विद श्रवण सर, उसमें ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, ठीक है, राइटिंग सेक्शन का मिलेगा। लिटरेचर है तो इंग्लिश विद लिटरेचर विद श्रवण सर, और टेंस और वॉइस के बारे में जानना है तो टेंस एंड वॉइस विद श्रवण सर मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और जब आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और लाइक करना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो अगर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ, व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि अगला वीडियो मैं जब बनाऊँ तो फिर उसमें अपलोड कर दूँगा। तो आज विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।